आज जनसत्ता विभाग में हमारे साथ हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, जो यूजीसी के चेयरमैन हैं और यूजीसी में आने से पहले ये जेएनयू में वीसी थे। तो प्रोफेसर कुमार, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन दी जिसमें कहा कि जो जनरल क्लास से वो पोस्ट भरी जाएगी, जो रिजर्व क्लास की पोस्ट खाली नहीं। तो ये कन्फ्यूजन कैसे हुआ और इसको लेकर क्या स्टैंड है? डी रिजर्वेशन हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा है ही नहीं, अभी तक हुआ ही नहीं और आगे समय में भी ऐसा नहीं होगा। तो यूजीसी में एक पुराना गाइडलाइंस थे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशंस इन यूनिवर्सिटीज़। इसको रिवाइज करने के लिए हम एक कमेटी को बनाया और इसका कारण ये है कि पिछले कुछ सालों में चेंजेस आया रिजर्वेशन पॉलिसीज़ में। जैसा 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू किया सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टीचर रिक्रूटमेंट एक्ट। इसमें हम ओबीसी को एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर लेवल, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल, सोशियो और एजुकेशनली वीकर सेक्शंस को हम क्रिएट किया और बाद में एकेडमिकली वीकर सेक्शंस को भी रिजर्वेशन का एक्ट आया। और पहले हम जब रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एज ए सेपरेट यूनिट कंसिडर करते थे, लेकिन बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट केस और सुप्रीम कोर्ट केस होने के बाद हम यूनिवर्सिटी को एक सिंगल यूनिट एज ए सिंगल यूनिट हम कंसिडर करते हैं और इसको रिजर्वेशन रोस्टर बनाते हैं। तो ये पूरा 2006 ओल्ड गाइडलाइंस में नहीं था, इसलिए इसको रिवाइज करके, इसको रिव्यू करके गाइडलाइन सभी यूनिवर्सिटीज़ को देने के लिए, सो दैट द रिजर्वेशंस आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली विदाउट डिविएटिंग फ्रॉम द 2019 एक्ट। तो उस समय क्या हुआ, एक्सपर्ट कमिटी जो रेगुलेशन गाइडलाइंस को बनाया, इसमें डी रिजर्वेशन का एक कुछ इंफॉर्मेशन ऐड किया। ये गलत है, बिकॉज आफ्टर 2019 सेंट्रल एक्ट आया इन सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो पुराना रूल्स जो है इसको बाईपास करके इसको सुपरसीड करते हैं। लेकिन मुझको लगता है कि एक्सपर्ट कमिटी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और गलत से ये हमारा गाइडलाइंस में आ गया। इसलिए हम क्लैरिफिकेशन भी दिया कि ये तो सिर्फ ड्राफ्ट गाइडलाइन है, फाइनल गाइडलाइन में जो डी रिजर्वेशन का जो है क्लास वो पूरा निकाल देंगे हम, और इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में कोई डी रिजर्वेशन नहीं होगा, ये तो निश्चित है। क्यूएस रैंकिंग आई है एशिया की, उसमें टॉप 50 में इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, टॉप 100 में 7 है, उसमें भी 5 IITs हैं। तो ये आखिर क्यों इतनी 75 ईयर्स हो गए हमें, फिर भी हम उस लेवल पर अभी नहीं जा पा रहे हैं जो टॉप 10 में हमारी कोई यूनिवर्सिटी आए? करेक्ट। तो क्यों, आखिर इसकी क्या वजह क्या है? दुनिया में आसपास 20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स को अनाउंस करता है। इसमें देखिए 40% पीयर परसेप्शन का वेटेज है और 10% वेटेज है फॉर एम्प्लॉयर परसेप्शन। ये अच्छा है ना, एक ईमेल आएगा, आप ईमेल में आप रिप्लाई देंगे, वो रेटिंग को यूज़ करेंगे। तो 50% सिर्फ इज़ बेस्ड ऑन ओनली परसेप्शन। और आपको पता है इतना डिफ़िकल्ट है परसेप्शन को मेजर करना, इतना साइंटिफिकली इट्स नॉट ए गुड पैरामीटर, a reliable parameter to measure perception. And then do we have foreign international faculty in our institution? Do you have international students in your institution? And then what is the citation? Now I can understand why not we have foreign faculty, why not we have foreign students also in our institutions, and we are working on that to improve, to bring more foreign students into our institutions. Currently we have about 45,000 students only, international students in our
entire country. Why not it become 4.5 lakhs? So that is why we have started this Study India program. There is a common portal using which foreign students can apply to Indian institutions. So धीरे धीरे ये नंबर भी बढ़ जाएगा, and the weightage for that will be reflected in the ranking also. And in terms of the research, in many IITs we are doing outstanding research. And in terms of quality of research also, it's world class. But then because of the perception which takes away nearly 50% of the weightage, we are not really appearing in the top 100 or 200 or so. But if you look at the disciplinary rating, let's say in electrical engineering sciences, IITs are within 100. IIT Delhi is somewhere around 50, my own department at IIT Delhi. From JNU also you have, let's say, biological sciences. In anthropology, from JNU we stand in the world rankings within about 50 or so, right? But when you measure as a university, we don't find in the top 200 or so, 300 or so, because of the limitations that we have in the parameters that they use for ranking the universities. तो मतलब आपके साथ क्वालिटी एजुकेशन का सवाल नहीं है, परसेप्शन का सवाल है। परसेप्शन का सवाल। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन हम उस लेवल का दे रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है? रिफ्लेक्ट इधर ही हो रहा है कि हमारा स्टूडेंट्स, आज वर्ल्ड बैंक का चीफ कौन है? हमारा स्टूडेंट है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकला। और माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है? गूगल का चीफ कौन है? वो एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन नहीं है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सब लोग कहते हैं कि ये हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम से आया। अब मैं आपको एग्री करता हूँ कि इसको हम स्केल अप करना है। ऐसा नहीं है कि 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग टॉप पोजीशंस में हैं, इसको हम क्यों स्केल अप नहीं कर सकते हैं? इसीलिए हम NEP 2020 को इम्प्लीमेंट कर रहा है। Our educational system remained very, very rigid. For example, I'll give you, if you look at many of the global universities, the focus is on providing multidisciplinary education. क्या आप +2 तक कॉमर्स किया और बाद में आप BSc बायोलॉजी करना चाहते हैं, क्या आपको सीट मिलेगा क्या हमारा यूनिवर्सिटीज़ में? नहीं मिलेगा। लेकिन जो ग्लोबल टॉप यूनिवर्सिटीज़ आप बता रहे हैं, उधर ए डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज ऐसा है ही नहीं, रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। अब हम बता रहे हैं हमारा यूनिवर्सिटीज़ को, इसमें क्या दिक्कत है? कोई कॉमर्स स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स स्टूडेंट मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, फिजिक्स करना चाहते हैं BSc में, और इसके बाद मास्टर्स में और कुछ अलग डिसिप्लिन में पढ़ना चाहते हैं, एंड इफ द स्टूडेंट कैन प्रूव द कॉम्पिटेंसी बाय क्लियरिंग एन एंट्रेंस एग्जाम, what is the problem in admitting the student? Multidisciplinary education and holistic education, ये दोनों हमारा सिस्टम में आना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल, 2006-07 में भी इंडिया में UGC ने जो फेक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जारी की थी, उनकी संख्या 20 थी, और आज भी जो जारी की है वो 20 है। तो करीब 15 साल में फेक यूनिवर्सिटी की संख्या बराबर है, एक भी कम नहीं हुई है। रिसर्च की बात अगर हम करें तो पिछले 6-7 साल में 80% PhD नॉमिनेशन बढ़ गया है, PhD करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, और रिसर्च आउटपुट में हम वर्ल्ड में 4th पोजीशन पर हैं, राइट। बट साइटेशन की बात आती है तो हम 9th रैंक पर हैं। तो कुछ लोग, कई एजुकेशनिस्ट ये भी मानते हैं कि शिक्षा में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया है। क्या ये आप मानते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल प्रॉब्लम है। हमारा स्टूडेंट्स को लर्निंग आउटकम्स का एजुकेशन, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम्स, एंड वी डोंट प्रोवाइड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। उसीलिए स्कूल एजुकेशन को भी हम रिफॉर्म्स ला रहा है, जैसा 5+3+3+4, और इसमें हम स्टूडेंट्स को मल्टीडिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटी भी देंगे स्टूडेंट्स। फेक यूनिवर्सिटी पे आप लोग रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? मतलब 15 साल से वो संख्या 20 की 20 ही है, क्यों? देखिए, हमारा रेगुलर यूनिवर्सिटी का संख्या तो इंक्रीजिंग हो रहा है, अब तो 1100 हैं। तो फेक यूनिवर्सिटीज़ आप कह रहे हैं ऐसे ही रहा, BC रहा, इसमें नंबर नहीं बढ़ रहे हैं।
ये अच्छी बात है। और दूसरा देखिए, ये फेक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये यूनिवर्सिटी वर्ड भी गलत है, बिकॉज दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। तो आप ही लोग तो जो यूजीसी लिस्ट जो जारी करती है उसमें लिखती है उसीलिए हम कहते हैं कि वो कहते हैं हम एक इंस्टीट्यूशन है, हम डिग्रीज देते हैं, उसीलिए स्टूडेंट्स को बताने के लिए हम इसको फेक यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं कि ये कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और डिग्रीज देने के लिए कोशिश करते हैं। जब भी हमारा पास इंफॉर्मेशन आते हैं, हम इमीडिएटली वो यूनिवर्सिटीज़ को, वो इंस्टीट्यूशंस को लिख के बंद करने के लिए हम कोशिश करते हैं, नहीं तो हम स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करते हैं इसको बंद करने के लिए। तो हर एक साल कुछ यूनिवर्सिटीज़ को हम बंद करते हैं और किसी जगह पे और कोई दूसरा यूनिवर्सिटीज़ आते हैं। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। कुछ लोग ने हमारा एजुकेशनल सिस्टम को डैमेज करने के लिए ऐसा इलीगल काम करते हैं। बिहार में सर अभी भी पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जगह पे 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में होता है, 1 साल का पीजी 2 साल में हो रहा है। वो सर अभी तक ट्रैक पे नहीं आया। ये शिकायत जब हमारे पिताजी लोग पढ़ते तब भी थी, अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारा स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम फ्रीक्वेंटली लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को और गवर्नर को, वाइस चांसलर्स को हम लिखते हैं कि यू हैव टू फॉलो द एकेडमिक कैलेंडर। और इससे क्या होगा, सिर्फ नॉट ओनली लूजिंग ऑफ 1 ईयर, आप कुछ ऑड टाइम में पास हुए तो कोई दूसरा यूनिवर्सिटी में भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम सेंसिटिविटी लाने के लिए हम कोशिश कर रहा है। एंड थ्रू यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ टू रेगुलरली फॉलो द एकेडमिक कैलेंडर, कंडक्ट द एग्जाम्स ऑन टाइम। ये रिजल्ट्स अनाउंस भी बहुत लेट होता है यूनिवर्सिटीज़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जो यूनिवर्सिटी फंड होते हैं, खास करके जो बच्चों को मिलते हैं नेट जेआरएफ के जरिए, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बड़े आसानी से पास हो जाते हैं। यूजीसी जारी करता है तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन जब स्टेट यूनिवर्सिटी की बात होती है वहाँ पर बच्चों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इस पर आपका मतलब क्या काम हो रहा है? आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट इफ़ इट इज़ हैपनिंग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यूजीसी में हम क्या करते हैं। यूजीसी में हम हर एक साल आसपास 12,000 जेआरएफ स्कॉलरशिप्स को हम अनाउंस करते हैं। और जब ए स्टूडेंट क्वालिफाई होगा यूजीसी नेट में, स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हैं पीएचडी में, फॉलोइंग द एडमिशन प्रोसेस। हमारा यूजीसी नेट स्कॉलर्स स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी है, और ये सबको मिलके हमारा एक कॉमन पोर्टल है, स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट पोर्टल। जब मैं यूजीसी में ज्वाइन किया 2 साल के पहले, बहुत मैं कंप्लेंट्स देखा कि डिले हो रहे हैं, टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम क्या किया, 40 पीएचडी स्कॉलर्स को पूरा देश से हम ऑनलाइन मीटिंग में रख के इनसे सजेशंस लिया, आपका दिक्कत क्या हो रहे हैं, कैसा हम इसको रिमूव करेंगे। ये पूरा डिस्कस करने के बाद हमारा स्कॉलरशिप डिसबर्समेंट पोर्टल जो है, इसको पूरा हम चेंज कर दिया। अब तो हमारे पास कोई कंप्लेंट्स नहीं आते हैं। मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ कि मंथली all scholarships should go to the student on time directly into their bank. It doesn't go to the university. लेकिन कभी कभी कोई डिले हुए तो हमारे पास आए तो मैं खुद कोई ट्विटर में रिप्लाई किया, मेरा स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है। मैं इमीडिएटली कंसर्न्ड ऑफिसर से बात करके, कॉल करो स्टूडेंट को, क्या प्रॉब्लम है पता करके इसको रिजॉल्व करो, ऐसा भी हम करते हैं। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटी है जिनका इतिहास बहुत अच्छा रहा, जहाँ से बहुत अच्छी रिसर्च हुए हैं, जहाँ से बहुत अच्छे लोग भी निकले हैं, लेकिन लगातार उनकी रैंकिंग गिरती जा रही है। ना तो वहाँ पर प्रोफेसर टाइम से अपॉइंट किए जा रहे हैं, वहाँ लंबे अरसे से खाली पद चले आ रहे हैं, एक बड़ी समस्या है। और बच्चों का टाइम से कोर्स नहीं पूरा हो पाता है, ये एक बड़ी समस्या है। मतलब इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब तो जो रैंकिंग्स आप बता रहे हैं हमारा देश का है, इसको हम कहते हैं NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। मैं हमेशा बताता हूँ, जब मैं वीसी थे मैं कहा बार बार कि हम एजुकेशनल फील्ड में कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना चाहिए। हमारा देश में इंडिपेंडेंस के बाद और इसके पहले भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थे, लेकिन आज किधर है वो यूनिवर्सिटीज़। हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम में कॉम्प्लेसेंसी नहीं आना चाहिए। इसलिए अच्छी फैकल्टी को रिक्रूट करना और फैकल्टी कैपेसिटी बिल्डिंग
को बढ़ाना और टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना, एग्जामिनेशंस रिजल्ट्स ठीक से अनाउंस करना, ये पूरा प्रोसेसेस होता है यूनिवर्सिटीज़ में। और हमारा टीचर्स को ट्रेन करके कैसा स्पॉन्सर्ड रिसर्च फंडिंग लाना, रिसर्च फंडिंग भी बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। तो बहुत टीचर्स को पता नहीं कि कैसा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखना, ये भी पता नहीं। और आजकल प्रोजेक्ट फंडिंग तो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, सिर्फ 20% एप्लीकेशंस सक्सेसफुल होगा ये कॉम्पिटिटिव फंडिंग में। तो इसीलिए जब यूनिवर्सिटीज़ एक कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसका रैंकिंग नीचे चलते जाएगा। तो उसीलिए हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं। फैकल्टी रिक्रूटमेंट इज़ ए मेजर चैलेंज, उसीलिए एटलीस्ट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करके, रेगुलरली मॉनिटर करके, वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट द फैकल्टी पोजीशंस आर फिल्ड अप। अब ये भी देखिए कि फैकल्टी पोजीशंस को फिलअप करना ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक एनी अदर जॉब। यू हैव टू चूज द राइट काइंड ऑफ एकेडमिशियन ए फैकल्टी पोजीशंस फिलअप करने में। तो इसीलिए कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, दोबारा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ा, तो और 6 महीने चले जाएगा। तो ये मल्टीपल साइकिल्स हो रहा है। देखिए आईआईटीज़ में भी अभी कितना वैकेंसीज है पता है? सभी आईआईटीज़ को कंसिडर करके नियरली 30% वैकेंसीज हैं। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेंट्स नहीं है, एप्लीकेंट्स आ रहा है, लेकिन इससे अच्छे एप्लीकेंट्स को हम चूज़ करना है so that they don't become a liability later when you don't choose good candidates. तो इसलिए फैकल्टी रिक्रूटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हम कोशिश करते रहेंगे इसको फिलअप करने के लिए। आपने बोला कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है बिकॉज सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, बट डजंट दैट आल्सो रिफ्लेक्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम? क्योंकि वो जो टीचर्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो इसी एजुकेशन सिस्टम से आ रहे हैं। एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, अच्छी फैकल्टी को ढूंढना एक ग्लोबल चैलेंज है और हमारा देश में भी सिमिलर चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट्स नहीं हैं। अब क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहे हैं। जो आईआईटी में पास हो गया वो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, नहीं तो कुछ कंसल्टेंट बनना चाहते हैं। फैकल्टी जैसा आने के लिए कम लोग हैं, इसीलिए कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रहा है। तो इट इज़ ए चैलेंज। लास्ट ईयर हमारी बात हुई थी दैट एएमयू, जामिया, देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिन्होंने अभी तक सीयूईटी कंप्लीटली अडॉप्ट नहीं किया था just for certain specific subjects. What is the update on that? Because it has been now said that CUET is not mandatory for central universities. देखिए CUET PG को हम एज एन ऑप्शन हम दे दिया, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करेंगे, और CUET UG हम मैंडेटरी कर दिया। और जामिया AMU पिछले साल ने आसपास 20 प्रोग्राम्स को ऐड किया लास्ट ईयर, और ये भी कमिटमेंट दिया दोनों यूनिवर्सिटी ने कि सभी प्रोग्राम्स को हम CUET UG में लाएंगे। अभी वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ, शुरू होगा, हम बातचीत में हैं वो यूनिवर्सिटीज़ से भी। 22 जनवरी 2023 में ट्वीट एक्स किया है कि UGC नेट का सिलेबस चेंज होने वाला था, तो इस पर एक्सपर्ट कमेटी बनने वाली थी। ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? देखिए ये तो UGC नेट का सिलेबस रिवाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए हम कमेटी तो बनाया, लेकिन ये प्रक्रिया ख़त्म होके जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये तो 2 साल का प्रक्रिया है। इमीडिएटली जुलाई में, दिसंबर में नहीं आ रहे, इतना मैं भरोसा मैं स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ। और दूसरा, ये क्यों कर रहे हैं, बहुत सालों से UGC नेट का सिलेबस को हम रिवाइज नहीं किया, और अब तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में भी सिलेबस चेंज हो रहा है। इसलिए टू कीप इन पेस विथ द चेंजेस दैट आर हैपनिंग, हम UGC नेट सिलेबस को हर एक 82 सब्जेक्ट्स का इसको हम रिव्यू करके चेंजेस करेंगे। UG has been made mandatory in all the universities. Central universities. Yes, all the central universities. But the CUET prospectus also has a line that says that universities have the discretion to frame their own guidelines. Sir, how does this serve the purpose of bringing uniformity in the admission process? See, universities, we are not interfering with the admission process. For example, I'll give you an example. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लोकल स्टूडेंट्स को कोटा रहते हैं,
50% फॉर द लोकल स्टूडेंट, 50% फ्रॉम ऑल इंडिया। हम कह रहे हैं इसमें हम इंटरफियर नहीं करेंगे, सिर्फ आप CUET स्कोर यूज़ कीजिए और आपका कोटा सिस्टम जो है इसमें हम जैसा विश्व भारती में स्कूल्स है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी में स्कूल्स है, यूनिवर्सिटी रन करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो स्कूल में पास होते हैं इनका कुछ कोटा है। तो हम नहीं कह रहे हैं कि वो कोटा को बंद करो, आपका कोटा जो है आप कर दीजिए, ये आपका एडमिशन प्रोसीजर है, लेकिन CUET स्कोर को आप यूज़ करना है। 1 ईयर का आपका बीएड है, ये कब से स्टार्ट होने वाला है दोनों यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो स्टेट हो सेंट्रल में? हाँ, देखिए हम एक ITEP 4 साल का प्रोग्राम शुरू किया, ये NCTE के अंदर आते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसमें हम ऐसा डिज़ाइन किया कि पहले 3 साल BSc करेंगे किसी सब्जेक्ट में और फाइनल ईयर टीचर ट्रेनिंग में करेंगे, सो दैट शी कैन बिकम ए साइंस टीचर। सो ये प्रोग्राम ऑलरेडी इंक्लूडिंग वन IIT, already more than 20 universities have started this 4-year ITEP program, integrated teacher education program. 1 साल का B.Ed नहीं है ये? 1 साल का B.Ed नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। तो 1 साल का कोई B.Ed भी आने वाला है? ओ, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, NCTE का डोमेन है। थैंक यू प्रोफेसर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Many thanks for giving me this opportunity to talk to your viewers.